Hello guys, welcome to my channel Wisdom World NS। तो गाइस आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीकांत का थर्ड चैप्टर कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फटाफट से इसको स्टार्ट करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको रिपीटेडली मैं बताती चलूंगी और इसी के साथ साथ हम जो है वो नेक्स्ट इसमें टॉपिक्स भी जो है वो देखते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्म कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ली गई है। तो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी ली गई है लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से, जिसका मतलब होता है एस्टैब्लिश करना, टू एस्टैब्लिश और टू सेटअप। तो ये इसका मतलब रहता है। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद में क्या बोलती है, कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया जाता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को। ये वो प्रिंसिपल्स है, ये वो सिद्धांत है जो एक गवर्नमेंट की वर्किंग या फिर उसका काम करने का तरीका और उसका रिलेशनशिप जो होता है सरकार और उसके लोगों के बीच में वो बताता है। और वो जो रिलेशनशिप बनता है वो किसके बेसिस पे बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बहुत सारे तरीकों से डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ द लॉ बोलते हैं, सॉरी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट कहा जाता है, देन बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, रूल ऑफ द स्टेट कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी और ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसको इस तरीके से क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्यों बोलते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है कि जिस जगह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां के जो बेसिक लॉज होंगे उसके बारे में कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे भी जो फंडामेंटल्स निकल के आते हैं, जो लॉज का जो एक बेसिक्स निकल के आता है वो कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है। सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट जो होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है, ऊपर रहता है। ठीक है, हमारे इंडिया में भी अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। ठीक है, देन द बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, अभी मैंने बताया कि मेन लॉज जो है ये यहीं से पता चलते हैं, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, किस तरीके से लोगों से चलता है, देन अदर थिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एक क्या औजार है, कैसे औजार है कि वो किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से कंट्री को चलाएगी, कौन से प्रोविजंस होंगे, वो सारे कहाँ पे लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। उसके बाद हम बोलते हैं रूल ऑफ द स्टेट्स। रूल्स ऑफ द स्टेट में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारी एक कंट्री है उसके लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो भी किसमें मेंशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होते हैं। पॉलिटी का जो मेन स्ट्रक्चर है, यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म में करेगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में करेगी, जहाँ फिर कौन से एरियाज ग्राउंड्स में हम रखेंगे, वो सारे का सारा कौन बताता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, ये सारी की चीजें चलती हैं। अब कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने डिफाइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें एक नाम आता है गिलक्रिस्ट का। गिलक्रिस्ट बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बॉडी है रूल ऑफ लॉज, रूल्स की, जहां हम लॉज की बोल रहे, जो क्या बताती है हमें कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चल रही है, पावर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में, और जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू पावर्स जो है वो चलाई जाती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देन बोलता है जटल। जटल आते हैं, जटल बोलते हैं कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो क्या बताते हैं हमें, फॉर्म ऑफ स्टेट बताते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये जो है ये इंक्लूड करते हैं मेथड्स ऑफ विच द स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स सॉवरेन पावर अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब मेन इनका कहने का भी यही मतलब है कि जो स्टेट है वो उसके बारे में, उसके फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में कौन बताता, जो होते हैं उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें क्या आता है, मेथड आते हैं जिसमें स्टेट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है, सॉवरेन पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के उनके बीच में, स्कोप और मैनर्स जो है गवर्नमेंटल फंक्शंस के किस तरीके से करे जाएंगे, कैसे कैसे होगा और कितने हद तक किए जाएंगे,
और उन्हीं के साथ साथ जो रिलेशन होगा गवर्नमेंट का और उसके लोगों का, जिन लोगों को वो क्या देता है, जिन लोगों ने गवर्नमेंट को पावर दी है, अथॉरिटी दी है उनको चलाने के लिए, ठीक है। ओवर हुम इट्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी जिन लोगों पे है उसको चलाने के लिए जो एक चीज काम आती है वो जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। देन वेरे बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करता है पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, कंट्री की पूरी गवर्नमेंट का, और इसी साथ साथ कलेक्शन होती है रूल की जो कि एस्टैब्लिश किए जाते हैं और रेगुलेट करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। देन वेड एंड फिलिप्स बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक कुछ लीगल अथॉरिटी रखता है, जिसमें क्या रखा रहता है, एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, पूरा एक ढांचा बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल फंक्शंस है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन हैं, गवर्नमेंट कौन सी कंट्री की जो भी गवर्नमेंट है उनके जो भी ऑर्गन्स हैं उन सबके जो काम करने का तरीका, उसका पूरा स्ट्रक्चर इसमें डिफाइन है। और इसी की तरफ साथ साथ ये भी बताता है कि प्रिंसिपल गवर्निंग जो होंगे ऑपरेशन ऑफ दोज ऑर्गन्स वो किस तरीके से चलेंगे, राइट। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, फंक्शंस की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम फंक्शंस देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर जिनका नाम है एलियट बल्मर, ये डिफाइन करते हैं कुछ फंक्शंस जो होते हैं, पर्पसेस जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिक्लेयर करता है और डिफाइन करता है बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि जो हमारी पॉलिटी है उसकी जो एरियाज हैं उनको डिफाइन भी करेगा और उनको डिक्लेयर भी करेगा। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल कम्युनिटी की नेचर और अथॉरिटी भी बताएगा कि किस तरीके की नेचर होगी, किस तरीके की अथॉरिटी होगी। जैसे हम लोग अपने इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे नेचर ऑफ पॉलिटी देखी जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉवरेन है हम लोग, है ना, रिपब्लिकन अथॉरिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से है, लोग ही उनको इलेक्ट करे ना। तो इस तरीके से नेचर और अथॉरिटी की बात करता है, एक्सप्रेस करता है आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ ए नेशनल कम्युनिटी, कि जो नेशन है हमारा उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, वैल्यूज कैसी होंगी। अगर हम देखें तो हम लोग बोलते हैं सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। वैल्यूज भी इसी तरीके से हमारी जो है वो इस नेशनल कम्युनिटी को ये एक्सप्रेस करता है। ये डिक्लेयर करता है और डिफाइन करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, राइट्स और ड्यूटीज जो है सिटीजन्स की, जिसकी किसकी फॉर्म में हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी फॉर्म में, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की सॉरी डायरेक्टिव, हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, और दूसरी कौन सी आ जाती है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं, जो किस पे दी गई है, सिटीजन पे दी गई है, ठीक है। आइडेंटिटी और वैल्यूज को आपको समझ आ गया कि सॉवरेन है, ठीक है, सोशलिस्ट है, ठीक है, और क्या है, डेमोक्रेटिक है, वैल्यूज हैं हमारे पास के, हमारे जस्टिस की फैटर्निटी है, ठीक है। नेचर एंड अथॉरिटी की हमने बात करी कि डेमोक्रेटिक तो है ही है, फिर देन रिपब्लिकन है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, बाउंड्रीज की, डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटीज, कि कौन सा एरिया है, क्या है, वो सारी इसमें आएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं, स्टैब्लिश करता है, रेगुलेट करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कम्युनिटी, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से बनेंगे और किस तरीके से उनको चलाया जाएगा। ये डिवाइड करता है शेयर पावर, फेडरलिज्म का कंसेप्ट, या आप बोल सकते हो कि यूनिटरी बेसिस पे चल रही है, जो सेंट्रलिज्म है, जो डिसेंट्रलिज्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइड भी करता है और पावर्स को शेयर करता है किनके बीच में, बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट और द सब स्टेट कम्युनिटीज। जैसे हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर, कुछ पावर्स किसको देती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर अपनी स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। देन स्टेट जो है वो फर्दर डिवाइड कर देती है अपनी कुछ पावर्स पंचायत में, ठीक है, और उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज में। तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज मिलकर क्या बना रही है, यानी कि लोकल लेवल, अगर हम इन शॉर्ट लिखें तो स्टेट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्टेट अपनी पावर किसको दे रही है, लोकल गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक है। देन इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म को कंसेप्ट भी हमारा चला, इट कैन डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट, कि हमारी क्या है, एक ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन डिक्लेयर करता है
कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है। डिमार्केट करता है सेक्टर है, जो सेकुलर अथॉरिटीज हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से चलेगा, ठीक है। देन इसके साथ साथ हम अगर बात करें नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, जस्ट अ मिनट। तो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, राइट। और जो सेकंड नॉर्म्स हमारे वो भी इसमें डाले गए हैं हमने। रिलीजियस जो नॉर्म्स है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट पर्सनल हमारे जो फेथ हैं, जो बिलीफ है, उनको हम मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, इट कैन कमिट स्टेट्स टू पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट गोल। तो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें क्या करता है, बताता है किसके बारे में, कि हमारे सोशल गोल्स कौन से होंगे, इकोनॉमिक गोल्स कौन से होंगे, डेवलपमेंटल गोल्स कौन से चलेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटीज की। अगर हम क्वालिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ क्वालिटीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब उसमें हम बात करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है ब्रेविटी की। ब्रेविटी बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, शुड नॉट कंटेन अनवांटेड प्रोविजन। यानी कि एक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन विद टू मैनी डिटेल्स क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स क्लॉजेस। तो सबसे पहले बोलते हैं एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतने ही प्रोविजन उसके अंदर होने चाहिए, फालतू के प्रोविजन उसमें नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना लंबा हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा उतनी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होगी जब हम उसके क्लॉजेस को इंटरप्रेट करना शुरू करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम बोलते हैं क्लैरिटी का। अब हम बोलते हैं कि हमारे एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है जिसमें क्या होती है, कुछ क्लैरिटी होती है, ठीक है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्लियर होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज डिफाइन डेफिनेटनेस, ठीक है। डिफाइनेटनेस बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए उसके प्रोविजंस का। ये नहीं है कि प्रोविजन लिखा दिया उसका कोई एक डेफिनेट मीनिंग नहीं है कि एवरी कोई लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया, नो। तो देयर शुड बी ए डेफिनेट मीनिंग फॉर इट्स प्रोविजंस, राइट। देन कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिवनेस में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इन लेइंग डाउन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। मतलब इस तरीके से उसमें पावर्स जो है गवर्नमेंट की और उसके साथ राइट और ड्यूटीज जो है सिटीजन्स की, वो अच्छे से जो है वो मेंशन होने चाहिए, ताकि जो स्कोप है कंट्रोवर्सीज का और लिटिगेशंस का वो क्या हो सके, कम हो सके। क्यों होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रिहेंसिव, ताकि जो कंट्रोवर्सीज हैं और जो लिटिगेशन के जो बीच में मुद्दे उठ के आते हैं वो क्या हो, कम हो। अब इसी तरह से हम लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, अगर इससे साथ चाहिए तो ये कैसे कम हो सकते हैं, ये तभी कम हो सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, जो राइट्स और ड्यूटीज है सिटीजन्स की, उनके साथ साथ गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया होगा, एक अच्छे मैनर में लिखा गया। देन नेक्स्ट इज द सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी में हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है नीड्स और एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, कि जो लोग हैं कंट्री के, उनकी जो सोच है, जो उनके मुताबिक उनको कैसे चाहते हैं उसी मुताबिक क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी सुटेबल टू द हिस्टोरिकल, सोशो कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द नेशन। तो ये क्या करना चाहिए, ये सूटेबल होना चाहिए हमारी अलग अलग चीजों के साथ, जैसे सोशो कल्चर की बात करते हैं, हमारा इकोनॉमिक की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग अपने जो भी हमारे नेशन की कंडीशंस है उनके साथ साथ स्टेबिलिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। सूटेबिलिटी के समझ आ गई कि नीड रिफ्लेक्ट करने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे नीड्स और एस्पिरेशन जो है पीपल की मिलती है। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल मिलती है? यस, डेफिनेटली हमें मिलती है, ठीक है। हमने देखा है वहाँ पे हम लोग जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस किसकी फॉर्म है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। देन उसके बाद हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें दिखाती हैं, ठीक है। फिर हमें कल्चरल राइट्स भी हैं, ये सारी चीजें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फैसिलिटेट करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाए रखता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाया जाता है।
एंड शुड नॉट इजीली टेम्परिंग, इससे आसानी से इसको नहीं हटाया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें क्या कहता है, बढ़ावा दिया जाता है ऑडियंस ऑडियंसेस जो होते हैं सिटीजन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन माने, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री जो है, नेशन जो है वो माने। देन इज द अडेप्टेबिलिटी। अब क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, ना कि स्टैटिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे जैसे सिचुएशंस यानी कि हालात बदलते जाएंगे, जैसे जैसी हमें ज़रूरतें महसूस होती जाएंगी, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। इसलिए हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डायनामिक नॉट स्टैटिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो आपको टर्म भी बहुत पता होगी, जहाँ नहीं भी पता तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द लिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशन। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन। अब हम देखें क्लासिफिकेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा कैसे कैसे गया है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको दो तरह से होता है, एक तो इवॉल्व हो सकता है, दूसरा इनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, इवॉल्व और इनेक्टेड की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, इवॉल्व और इनेक्टेड किसकी फॉर्म में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। अब जब हम बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफाइंड क्लासिफाइड इनटू इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड। तो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, आउटकम होता है। ठीक है, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक आउटकम होती है स्लो और ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस की, यानी कि धीरे धीरे करके जो लगातार प्रोसेसेस चलती रहती हैं उसकी वजह से जो एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है उसको हम बोलते हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके प्रोविजंस जो है वो किसकी फॉर्म में होते हैं, कन्वेंशंस की फॉर्म में होते हैं, प्रैक्टिसेस की फॉर्म में होते हैं, प्रिंसिपल्स की फॉर्म में और जुडिशियल डिसीजंस की फॉर्म में। इसी चीज को हम लोग क्या बोला था, इट इज ऑल्सो नोन एज द कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी क्या है, एक अच्छी एग्जांपल है। अगर हम एग्जांपल लेके चले तो दैट इज अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जबकि जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लगातार जो है किससे बना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होती है, या फिर उसको कौन प्रोमulgate करता है, कौन बताता है उसके बारे में, जो वाणी होती है किंग की, या फिर पार्लियामेंट खुद से उसको क्या बताती है कि ये हमारे प्रोविजंस है, उनके बेसिस पे हम लोग क्या बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। इट्स प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक और ए डॉक्यूमेंट और ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट। ये जो प्रोविजंस होते हैं एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस के, जहाँ तो ये सिंगल एक बुक में मेंशन होंगे, या किसी कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया होगा, या फिर सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट होगी, यानी कि टाइम टू टाइम इस कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन हो सकती है या फिर डिलीशन हो सकती है। तो सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स चलेगी। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स देखें तो दैट वाज द अमेरिका एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें on the basis of evolution there are the two types of the constitution, that is the evolved and the enacted. Evolved constitution was the outcome is, evolved constitution is the outcome of slow and gradual evolutionary process on the whereas an enacted constitution is deliberately made by the constituent assembly or a constitutional council or promulgated by the king or the parliament, right? And the one more thing is the evolved constitutions. The provision of evolved constitutions are contained in the form of conventions, practices, and principles and judicial decisions, whereas the provisions of an enacted constitutions are contained in a book or a document or a series of documents. Evolved constitution is also known as the cumulative constitution, whereas an enacted constitution is known as the conventional constitution, right? For example, an evolved constitution, we can see example of the British constitution. On the other hand, if we talk about the American and the Indian constitution, there is a enacted constitution, right?
सो होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी. नेक्स्ट वन, लेट्स गो विद अनदर वन क्लासिफिकेशन, दैट इज द रिटन एंड अनरिटन. सॉरी, ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सी है हमारे पास? रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसको हमने ऐसे क्यों बोला कि रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल हो सकता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी मर्जी है, चाहे लिखा हुआ हो चाहे बिना लिखा हुआ हो. अब हम बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजंस. अब इसको रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजंस के बेसिस पे. अब हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन हो सकता है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? एक वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रोविजंस जो है वो इकट्ठे करके डाले होंगे किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ए बुक और ए डॉक्यूमेंट और ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कॉन्शियसली फॉर्मुलेट किया गया होगा, यानी कि बिल्कुल सोच समझ के बनाया गया होगा. उसको फिर किसी बॉडी ने, कोई ऑर्गन जो होगा उसने उसको अडॉप्ट किया है. कोई बॉडी होगी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो बैठे होंगे आपस में, उन्होंने उसको माना होगा, एक्सेप्ट किया होगा. और जो ग्रुप ऑफ बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बोल सकते हैं, या फिर किसी भी नाम से. तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो चलती आ रही. देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और एक codified constitution. So written constitution is also known as documentary constitution or the codified constitution, right? तो इसमें एग्जांपल किसकी किसकी आएगी? यूएसए का, ठीक है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा, जापान, फ्रांस और हमारा प्यारा इंडिया. ठीक है, तो दिस आर दैट, बिकॉज हमारे पास क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो दैट इज द एग्जांपल. अब अगर हम बात करें किसकी? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? ये वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें प्रोविजंस जो है वो किसी बुक में, किसी डॉक्यूमेंट में या किसी सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे गए होंगे, लेकिन कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, चार्टर्स, स्टैट्यूट्स, जुडिशियल डिसीजन की फॉर्म में ये लिखे गए होंगे. एक तरह का ये प्रोडक्ट होता है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का. ठीक है, और डेलिबरेटली इनको नहीं बनाया गया होगा, कि मतलब मन से इसको नहीं बनाया होगा. नॉट डेलिबरेटली फॉर्मुलेटेड बाय अ बॉडी. इसको क्या कहा जाता है? नॉन डॉक्यूमेंट्री या फिर अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है. और इसमें एग्जांपल्स कौन सी आएगी? यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अगर हम ऊपर देखें एवॉल्व्ड और इनेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन देखा, ठीक है, तो evolved constitution is also similar to the unwritten constitution, whereas the written constitution is wholly solely similar, having similarities related to enacted constitution, right? But simply हमने याद क्या रखना है कि जो written document constitution होता है उसमें उसको सोच समझ के कॉन्शियसली बनाया जाता है, then adopted. ठीक है, जबकि जो अनरिटन होता है वो डेलिबरेटली नहीं बनाया जाता, किसी भी फॉर्म में मतलब कह दिया, जो कोई एक डॉक्यूमेंट बना दी, कन्वेंशन बना दी, कोई प्रैक्टिसेस कर दी, तो उसको भी क्या बना दिया? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो डिस्टिंक्शन जो होती है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की इज मोर और लेस द सेम एज बिटवीन इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? देन द नेक्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अमेंडमेंट. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया है. तो क्लासिफाई इसको किस बेसिस पे किया गया है? फिर मैं बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है. क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल. ऐसा क्यों कहा गया? ठीक है, ऐसा इसलिए कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो क्लासिफिकेशन थी, इसको ये कोई नहीं पूछेगा आपको कि किसने दी है किसने नहीं, बट बुक में लिखा है लॉर्ड जेम्स बैट्स ने ये क्लासिफिकेशन दी है. बट क्या आप यहाँ पे समझो कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं किसको? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच कैन नॉट बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ. जिस तरीके से आम लॉज को अमेंड किया जा सकता है, उसमें चेंजेस की जा सकती है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं किया जा सकता. ठीक है, स्पेशल प्रोविजन चाहिए इसके अमेंडमेंट करने के लिए. दूसरे वर्ड्स में अगर हम करें, क्विक डिस्टिंक्शन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और ऑर्डिनरी लॉ में. ठीक है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
ये वो है जिसको क्या किया जाता है, सिमिलर वैसे ही अमेंडमेंट इसमें ला सकते हैं जैसे कि एक ऑर्डिनरी लॉज में लाते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल, इसके लिए क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए हमें किसी भी तरह के किसी स्पेशल प्रोसीजर को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर इसमें स्पेशल प्रोसीजर यूज नहीं हो रहे तो जो हमारे कुछ ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, उनमें ये डिफरेंस शो नहीं करेगा, राइट। तो मीनिंग कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है देयर कैन नेवर शो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉज, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग किसकी एग्जांपल लेते हैं, यूके और न्यूजीलैंड की लेते हैं। जबकि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इन इलास्टिक होता है, जैसे हम बात करते हैं किसकी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की। अब अगर हम बात करें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ, लेकिन दोनों से बना है। तो हमने पहले ही देख लिया कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। जबकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, इनइलास्टिक कहा जाता है। एग्जांपल्स हमने इनकी देख ली है। नाउ दैट हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हमने बात करी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन वो क्या है, दोनों से मिलकर बना है। तो कभी भी स्टेटमेंट आ जाए कि Indian constitution is a combination of flexible and the rigid constitution, so it is true, right? Now the next one is the on the basis of relationship। अगर आप नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन द गवर्नमेंट, तो फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फेडरल एंड यूनिटरी। तो ये किसके बेसिस पे बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच के जो। अब हम बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें which provides for a division of power between the national and the regional government। देखो फेडरल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होती है, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ पावर्स किस किस के बीच में होंगी, डिवीजन ऑफ पावर होंगी हमारी जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो नेशनल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, या फिर उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच में जो पावर्स डिस्क्राइब होती है, डिवाइड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं रीजनल गवर्नमेंट। और ये काम भी कैसे करते हैं, अपने अपने जुडिक्शंस में करते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जबकि अगर हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है, ठीक है। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। किसके हाथ में होती है ज्यादा पावर हमेशा किसके हाथ में होगी, नेशनल गवर्नमेंट के बीच में होगी, नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। इसमें रीजनल गवर्नमेंट्स को किसके हिसाब से चलना पड़ता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम की, तो ऊपर टॉप है नेशनल गवर्नमेंट, सारी पावर्स जिसके पास है यही ऑर्डर करेगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को। एज ए सबऑर्डिनेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी, जो उससे नीचे होंगी वो इससे काम करेगी, ठीक है। जबकि फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, दोनों अपने अपने जुडिक्शन के अंदर क्या करती हैं, काम करती है, नेशनल गवर्नमेंट भी एंड देन द स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील में और ऐसे कुछ कंट्रीज में, राइट। जबकि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे और ऐसे कुछ कंट्रीज में, ठीक है। अब बारी आती है इंडिया की। क्या हमने इंडिया की एग्जांपल क्यों नहीं ली, तो भाई हमने इंडिया की एग्जांपल इसलिए नहीं ली क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या आता है, दोनों प्रोविजन आते हैं, फेडरल और उसके साथ साथ यूनिटरी प्रोविजन आते हैं। जैसे हमने इसीलिए क्या किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ क्वाजी फेडरल बाय केसी वेरे, ठीक है। मैंने इसके ऊपर जब एग्जाम्पल डेफिनेशन दी थी तो मैंने आपसे कहा था कि वेरे वाला जो डेफिनेशन है उसको आप लोग क्या करें, थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, अदरवाइज बाकी डेफिनेशंस नहीं आएंगी। वो अगर लर्न हो जाती है तो आपके नेक्स्ट जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें आप उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर लॉयड बल्मर
Two broad constitutional archetypes can be identified: procedural and the perspective. बेसिकली क्या होता है, आर्किटाइप के साथ जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसको प्रोसीजरल या फिर पर्सपेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए इसको फटाफट से देख लेते हैं। अब ये बोलता है the difference between these two types of constitution relate to the nature and purposes of the document itself। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसकी नेचर क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके लिए अगर हम प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अब जब प्रोसीजर है तो प्रोसीजर किसका होगा, कुछ लीगैलिटी टर्म्स होंगी ना। अब ये बोलता है कि प्रोसीजरल है तो इसमें क्या होंगी, कुछ लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के, उनके बारे में क्या किया गया होगा, बात करी गई होगी। और ये क्या बताएंगे, लीगल लिमिट्स जो होती है गवर्नमेंट पावर की, ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें किस तरह से गवर्नमेंट फंक्शंस करती है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन अज्यूम करके चलता है कि किस तरीके से कॉमन सोसाइटल गोल्स होंगे कि पब्लिक अथॉरिटीज जो है उसके अंदर क्या कर सकते रह सकती है। यानी कि एक में क्या हो जाना रहता है, पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि एक में क्या कहते हैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव वे से इसको जो है वो चलाया जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या होती है, चलिए इसको आप देखते हैं। तो बोलते हैं कंसेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ये क्लोजली रिलेट करता है एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। कंट्री जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं भी हो सकता है। अब ये कहाँ की बात करते हैं, इन केस ऑफ डिक्टेटरशिप, जहां पे डिक्टेटरशिप चल रही हो, ठीक है, कोई एक ही अपनी मर्जी से सारा काम कर रहा है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। यानी कि अनलिमिटेड पावर, जियो पैराडाइज, फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परमिटेड किया जाता है, देयरफॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी परमिटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ ही उसकी वैल्यू जो है वो चलती है। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एक क्या बताता है हमें कि लिमिटेड गवर्नमेंट होती है या फिर लिमिटेशंस लगाता है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, देन इसके जब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कंट्री की, वो क्या करता है, डिसेंट्रलाइज करता है पावर को, बजाय किसके कंसंट्रेट करने के, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। तो इसी के साथ साथ ये क्या रहता है, कुछ रिस्ट्रेंट्स लगा सकता है कि कंट्री जो है हैव नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि कंट्री जो है उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कंट्री को चला रहे हो, जो कंट्री चल रही है, लोग उसको समझ रहे हैं, वहाँ के लोग उसकी वैल्यू कर रहे हैं, तो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो क्या है कि इज दैट ऑफ ए पॉलिटिक वन बाय। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि पॉलिटिक को किस तरीके से चलाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किस तरीके से लॉज बनाए जा रहे हैं, यही मैंने बोला। आर्बिट्री पावर्स जो है इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन वहां पे नहीं रह सकती है, इवन इफ कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। इस मतलब कि एक तरह का क्या है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है, किसका is a negation of the concept of constitutionalism। मतलब ये क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर्बिट्रेरीनेस के खिलाफ है, डिस्पोटिक अथॉरिटेरियन के रूल्स के खिलाफ है, टोटलिटेरियन रूल नहीं होने चाहिए कि, ठीक है, इस तरीके से। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको वो क्या चाहता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर चाहिए जिसमें पावर जो है गवर्नमेंट की वो कम हो, जिसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम हमने इसलिए क्या रखा है, कंसेप्ट ऑफ ए लिमिटेड फॉर, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और सिविलाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो रियल जस्टिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए, ठीक है, एंड ऑफ रिक्वायरिंग दोज हु वांट टू कन्फ्रंट लॉ एंड
रूल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो डेफिनेशंस में क्या होता है, फ्रेडरिक बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है एक सिस्टम जो होता है इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स का गवर्नमेंटल एक्शंस के ऊपर, एक बॉडी ऑफ रूल्स है जो इंश्योर करता है कि फेयर प्ले हो, फेयरली जस्टिस हो, और वो क्या करे, रेंडर करे पावर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल्स को। अब रोसक क्या बोलते हैं, रोसक बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या है, इसेंशियली लिमिटेड, जरूरी है कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो, ये एंटिटीज होती है, एंटीथेसिस जो है गवर्नमेंट की बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल बी ऑफ रूलर्स। तो बोलते हैं एक्चुअल फॉर्म जो होती है इफेक्टिवनेस रिस्ट्रेंट्स की, ये मान के चलते हैं कि लिमिटेशंस होनी चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, और उसको क्या है आर्बिट्री गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द वेरे। कैसे वेरे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है समथिंग मोर देन ए गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अगर हम बोलें तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है, गवर्नमेंट जो क्या हो कुछ ज्यादा कम, मीन समथिंग मोर देन ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कुछ बढ़कर। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू रूल और इसके अलावा ये लोग गर्म कपड़े कर रहे हैं, आप तक सजा सुबह से लगना है और छोटे बच्चों की सभी प्रकार के गर्म कपड़े उपलब्ध हैं, वो भी बेहद कम दाम पर खरीदारी करने के लिए आइए। बाजार में आपका स्वागत है। गर्म कपड़े लेकर जाए, इस तरह आराम से बिताए, कितने गर्म कपड़े आप नहीं पाए, आपका स्वागत है। तो वीरे की डेफिनेशन के मुताबिक कि गवर्नमेंट जो है लिमिटेड होनी चाहिए बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट गवर्नमेंट लिमिटेड ओनली बाय द डिजायर्स। आप अपनी चॉइस से गवर्नमेंट को लिमिटेड नहीं करोगे, लेकिन जो आपकी कैपेसिटीज हैं एक्सरसाइज करने की पावर की, तो लेकिन आपने लिमिट कर दिया कि नहीं नहीं हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट को लिमिटेड होना चाहिए और जो है अच्छे तरीके से रूल्स को जो है वो चलाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए लॉज। यंगमैन बोलते हैं कि गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ओनली बी क्लासिफाइड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां पे रूलर्स क्या करेंगे आर सब्जेक्ट टू द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, कि जहाँ पे रूलर्स ये मान के चलेंगे कि वो क्या करेंगे, रूल और प्रिंसिपल के हिसाब से ही काम करेंगे, जो क्या कर रहे हैं इनकी पावर्स को लिमिट्स लगाते हैं। ठीक है, यानी कि आर्बिट्रेरीनेस को बेसिकली हर एक का यही कहना है कि जो आर्बिट्रेरी रूल है, जो आर्बिट्रेरीनेस होती है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाना, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट क्या है आर्बिट्रेरी एक्शंस ले रही है, तब हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। देन एलिमेंट्स देखते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर लुइस हैंकिन आइडेंटिफाई करते हैं 8 एलिमेंट्स, यानी कि फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स। फीचर्स बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, किसके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है दैट वर डिफाइंड बाय द लुइस हैंकिन। ये बोलते हैं पॉपुलर सॉवरेंटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और देन द सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री होनी चाहिए, देन पुलिस गवर्न बाय लॉज एंड जुडिशियल कंट्रोल, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। तो इस तरीके से ये क्या बताया गया उन्होंने कि हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल कुछ क्या होना चाहिए, 8 एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। ठीक है, कि यानी कि वो इंडिपेंडेंटली कंट्री जो है वो सॉवरेन रहे, ठीक है, अपने डिसीजन खुद ले, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, देन कानून एक ही नजर से सबको देखे, देन उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट,
जुडिशरी इंडिपेंडेंट चाहिए, सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए मिलिट्री का, देन पुलिस जो है उसको लॉ और जुडिशियल कंट्रोल्स के थ्रू चलाना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंडिविजुअल राइट्स की। तो विद दिस we done with the next third chapter of the Lakshmikant series. Now in the next lecture we are going with the salient feature of the constitution. ठीक है, so hopefully you can enjoy the session and do like, share, subscribe the channel and also commenting the queries and the questions, जो भी आपके doubts होते हैं वो आप जरूर पूछा करिए। So happy, have a nice day, enjoy your day.